नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ की खास पेशकश अखबारों की सुर्खियां, जिसमें हम आपको कराते हैं देश की बड़ी खबरों से रूबरू। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जानते हैं आज के अखबारों ने कौन सी खबरों को ज़्यादा तरजीह दी है या फिर कौन सी खबर अखबारों की सुर्खियां बनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दैनिक भास्कर की। तो यहाँ पर सबसे ऊपर खबर है बाबा रामदेव से रिलेटेड। योग फिल्टर है, शरीर पर प्रदूषण का असर 90% तक घट सकता है। यानी योग फिल्टर है, शरीर पर प्रदूषण का असर 90% तक घट सकता है। अगर योग हमारे लिए कितना जरूरी है ये हमें दिखाता है, ये हमें सिखाता है कि 90% तक आपका जो शरीर उससे स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि आजकल जितनी बाहर की चीज़ें हम खाते हैं, जो हवा में पर्यावरण में प्रदूषण है, उससे बचने के लिए कितना जानलेवा प्रदूषण मिलावट और खान पान की चीज़ों में होने लगा है, उससे बचने के लिए योग हमारे लिए आजकल बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको दिखाऊं, इसकी मुख्य बात बताऊं तो आपको देखना, योग के सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे, व्यवहार में बदलाव जरूर होते रहेंगे। योग में सार्वभौमिक नियम है जो कभी नहीं बदलेंगे। योग के मूल सिद्धांतों में आज भी योग बदलाव नहीं हुआ है, पर योग के व्यवहार और क्रियाओं में जरूर बदलाव आया है। समय और जरूरत के साथ इनोवेशन होने चाहिए। सुबह की शुरुआत योग के साथ होनी चाहिए। हम योग नहीं करते हैं, लेकिन हमने आज खबर भी योगा वाली की है ताकि योग की खबर के साथ शुरुआत हो। और उसके नीचे अगर मैं देखूं तो सीधा खबर है पेट्रोल डीजल पर 28% GST के साथ वैट भी लगाने की तैयारी। यानी कि अगर पेट्रोल डीजल को भी GST की श्रेणी में लाया जाएगा तो इसके दाम कम हो सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। और जबकि तमाम जनता ये बोलती है कि जब सारी चीज़ें तुमने GST के अंदर रख दी हैं सरकार से, तो पेट्रोल और डीजल को क्यों बाहर रखा हुआ है, जिसमें सीधा सरकार ये कहती है कि अगर GST के अंतर्गत ये पेट्रोल डीजल आएगा तो सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद जो वैट लगता है वो अलग अलग है, केंद्र सरकार का अलग है, राज्य सरकार का अलग है, अलग अलग वैट है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पेट्रोल डीजल पर GST लगाने के मसौदे की स्थिति साफ होने लगी है। GST और वैट मिलाकर कुल टैक्स मौजूदा टैक्स के बराबर ही होगा, यानी कि ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ GST लगे तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने की पूरी संभावना है। लेकिन जहाँ देश में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है, रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमतें घटती हैं, बढ़ती हैं, और उससे कहीं ना कहीं पूरा देश ये मांग करता है कि इनकी कीमत से वो परेशान है। और घटते हैं तो मात्र 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, और बढ़ते हैं तो 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, जो कि बहुत ही जनता पर भार पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ। 2017-18 में राज्यों का वैट से 1.84 लाख करोड़ मिले। राज्यों को वैट से, देख सकते हैं आप, पेट्रोल सिर्फ 28% GST लगे तो 25 रुपये सस्ता होगा। यानी कि अगर सिर्फ पेट्रोल में 28% GST लगती है तो 25 रुपये सस्ता होगा। और पिछले साल राज्यों को वैट से 1.84 करोड़ रुपए मिले हैं। डीलर को सप्लाई 36 रुपये, एक्साइज ड्यूटी 19.48, डीलर का कमीशन 3 रुपये 62 पैसे, राज्य का वैट 16 रुपये और खुदरा कीमत 76, यानी कि ये लगे। और अगर सिर्फ GST 28% GST लगती है तो डीलर को सप्लाई 36.96 पैसे, GST 28 यानी कि 10 रुपये 35 पैसे, और डीलर का कमीशन 3 रुपये 62 पैसे, खुदरा कीमत 50 रुपये, यानी कि जो खुदरा जो सबकी कीमत आती है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीजल की बात करें, और डीजल की अगर बात करें तो डीजल अगर सिर्फ 28% पे आएगा तो इसकी कीमत केवल 14 रुपये सस्ती हो जाएगी। अभी क्या है, डीलर की सप्लाई है 39.96 पैसे, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है 15 रुपये 33 पैसे, और डीलर का कमीशन होता है 2 रुपये 52 पैसे, और वैट लगता है 9 रुपये 97 पैसे, और कुल कीमत आ जाती है 67 रुपये 78 पैसे। और अगर GST, यही चीज़ GST में लगे तो यहाँ हम देखते हैं सब डीलर की सप्लाई 39.96 रुपये हो जाती है, जबकि इसमें GST 11 रुपये 19 पैसे की, और डीलर का कमीशन 2 रुपये 52 पैसे का, और खुदरा कीमत हो जाती है 53 रुपये 67 पैसे। यानी कि अगर
जीएसटी के अंतर्गत आता है तो बहुत कीमतें सस्ती हो जाती हैं, और अगर इस पे वैट भी लगाया जाता है तो थोड़ा बहुत असर मिला जुला असर देखने को मिलेगा। मैं दिखाना चाहूँगा पेट्रोल पर जीएसटी का ढांचा क्या होगा। अब कुछ कुछ साफ होने लगा है। जीएसटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दोनों को 28% टैक्स श्रेणी में रखा जा सकता है। साथ ही राज्यों को वैट या सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार होगा। यानी कि अगर वैट या सेल्स टैक्स राज्यों को अगर लगाने का अधिकार हो तो पता चलेगा कि आखिर थोड़ा बहुत जितना भी मैंने आपको रेट बताया जीएसटी के बाद थोड़ा उससे ऊपर हो सकता है जी। अब बात करते हैं नवभारत टाइम्स की। यहाँ पे खबर अगर देखी तो मैं आपको बता दूं कि एक मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिस इंडिया बोली है जीतना सिखाती है नाकामी। मिस इंडिया मैं आपको बताता हूँ कौन जीती है। फिल्म सितारों की जगमगाहट, म्यूजिक और मस्ती और डांस धमाल के बीच तमिलनाडु की अनुकृति वास, जो कि उन्होंने FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2018 का खिताब जीत लिया है। तमिलनाडु की अनुकृति ने ये खिताब जीता है। और इसके साइड में अगर मैं देखूं तो बड़ी खबर है, गवर्नर के हवाले कश्मीर टेरर पर लगाम को फ्री हैंड। यानी कि कश्मीर में कितना मुद्दा उठता है, आप देखते ही रहते हैं आए दिन, फायरिंग, सीज फायर का उल्लंघन, और ये कितना चलता है जिससे वहाँ की जनता बिल्कुल परेशान हो गई है, रहना भी उनके लिए दूभर हो गया है। मैं आपको बता दूं इनकी मुख्य बात क्या है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए जाएंगे, गवर्नर रूल में काम करना होगा आसान। ये एसपी वैद डीजीपी ने बोला है गवर्नर रूल में, क्योंकि गवर्नर के हवाले कर दिया है जम्मू कश्मीर अभी भी, क्योंकि वहाँ पे सरकार गिर गई है और ये फैसला लिया गया है। मैं आपको बता दूं 210 आतंकी सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर में, 64% हिजबुल मुजाहिदीन के, 35% लश्कर और जैश से अलबदर के भी हैं कई, और 65% स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं राज्य में, बाकी पाक से आए हैं। 273 आतंकी 2017 में तो 71 आतंकी 2018 में मारे गए। इतनी तादाद में आतंकी मारे जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने, मैं आपको बता दूं अभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कश्मीर में औरंगजेब नाम के उस जवान के परिवार से मिली जिसकी ईद से पहले अपहरण करके हत्या कर दी थी। कोई अपने त्यौहार मनाने के लिए जाए और आतंकी उससे पहले ही अपहरण करके उसकी हत्या करके जब शव भेजते हैं उसके घर, तो आप सोच सकते हैं कि त्यौहार की जगह उसके घर में, त्यौहार पर जहाँ खुशी मननी चाहिए थी, वहाँ किस तरह गमगीन माहौल हो गया, किस तरह मातम पसर गया। ये वही जानता है जिसके घर में ये बीतती है। मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है, विधानसभा भी सस्पेंड कर दी गई है। बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद गवर्नर NN वोहरा ने राष्ट्रपति से गवर्नर रूल की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर, आप देख सकते हैं, जिसे मंजूर कर लिया है। इसी के साथ राज्य में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी हलचलें तेज हो गई हैं। डीजीपी SP वैद ने प्रेशर फ्री होने की बात कही है, यानी कि अब वो बेहतर काम कर पाएंगे। अगर ये बेहतर काम कर पाए तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पहले से चल रहे थे, अब इन्हें और तेज किया जाएगा। अब उनसे पूछा गया कि क्या राज्यपाल शासन में उनके काम पर कोई फर्क पड़ेगा, तो वैद ने कहा मुझे लगता है इससे काम करना और आसान हो जाएगा। डीजीपी ने माना रमजान पर सीज फायर से आतंकियों को फायदा पहुंचा है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन तेज हो या कम हो, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ कोई घटना ना घटे। मैं आपको दिखाता हूँ, किसानों की आय दोगुनी होगी। हिंदुस्तान ने ये खबर छापी है, मोदी ने बोला है, पीएम मोदी ने जवाब दिया है किसानों की आय कब दोगुनी होगी। 4 साल तो हो गए, किसान की स्थिति तब भी पहले से बदतर थी और आज भी बद से बदतर है। खुदकुशी कर रहे हैं, कर्जा नहीं मिल पा रहा है। भले किसानों के लिए कितना अच्छा काम किया। अगर मैं जब भी किसान का नाम लेता हूं तो मुझे वो तमाम योजनाएं याद आती हैं, तमाम सरकार के वादे आते हैं कि उसकी आय दोगुनी होगी। कब होगी? क्या ये वादे जो मोदी सरकार ने गिनाए थे, जिस वादों को लेकर मोदी सरकार केंद्र सरकार में आई थी, क्या उन वादों को पूरा करने के लिए हमें दोबारा वोट देना होगा? या इनसे ये पूछने का हक नहीं है कि आपने 4 साल में आपसे क्या हुआ है, आपने किसानों के साथ क्या दिया है, किसानों को कितना अच्छा अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य के पाने के लिए कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना करके
2.12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 600 से अधिक जिलों के किसानों को बातचीत करते हुए कहा कि कृषि आय में बढ़ाने के लिए सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन बहरहाल ये बड़े बड़े कितने कदम हैं जो अभी इनका कुछ असर दिख नहीं रहा है। मैं बात करता हूँ जनसत्ता की, जहाँ पर एक खबर छपी है, माल्या की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी। धन शोधन और बैंकों के समूह को 6000 करोड़ का चूना लगाने के मामले में कोर्ट का आदेश है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन और बैंकों के समूह को 6000 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। धन शोधन निरोधक अदालत विशेष न्यायाधीश MS आजमी ने माल्या और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के नए आरोप पत्र संज्ञान लेते हुए माल्या की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। और अब देखना होगा कि आखिर ये कब पकड़े जाएंगे। अदालत ने माल्या कंपनियां किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रीवरीज होल्डिंग लिमिटेड को समन भी जारी किया है और मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। न केवल विजय माल्या हैं और न केवल नीरव मोदी हैं, अगर जांच के दायरे में आएंगे तो पता नहीं कितने माल्या और कितने मोदी सामने आएंगे। बहरहाल ये थी आज की तमाम खबरें जिनसे हमने आपको कराया रूबरू। इसी तरह कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।